Good morning, everyone. So, this is our second video for Learn Commerce. In the last video, we have discussed about three topics in theory of demand. Number one was meaning of demand, number two was law of demand, and number three was demand schedule. ठीक है. In this topic, in this video, हम और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के. लास्ट क्लास में हम लोगों ने तीन चीज़ों के बारे में बात करी थी कि डिमांड क्या होती है, डिमांड का नियम क्या है, मांग का नियम क्या है, और डिमांड शेड्यूल क्या होता है. टुडे और फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिमांड कर्व. क्लियर. देखिए, डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है. जैसा कि आप लोगों ने डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था, डिमांड शेड्यूल क्या था. डिमांड शेड्यूल अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है तो डिमांड शेड्यूल वाज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. मतलब जब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट बिकम्स अ डिमांड शेड्यूल. क्लियर. लाइकवाइज डिमांड कर्व क्या है. डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. व्हाट आई सेड टू यू, आई एम राइटिंग दिस हियर. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. किस चीज़ का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस चीज़ का. ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. जब हम डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट बिकम्स अ डिमांड शेड्यूल. लेकिन जब हम उसी लॉ ऑफ डिमांड को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट बिकम्स अ डिमांड कर्व. क्लियर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, सर हाउ टू रिप्रेजेंट. रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. मान लीजिए एक्स नाम की कोई कमोडिटी है. ठीक है. इसका प्राइस और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड आप लोगों को गिवन है. प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांडेड था 1000. प्राइस डाउन आ गया 8, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड. इट हैज़ बिकम नाउ 1200. प्राइस और डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज हो गया. प्राइस और डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज होकर कितना हो गया 1600. दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज़ गिवन टू यू. इसको अगर एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे आप तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये डिमांड शेड्यूल. क्लियर. अब इसी डिमांड शेड्यूल को आप लोगों को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. ग्राफ क्या होता है ये आप लोगों ने सबने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा. ये आप लोगों का ग्राफ होता है. इस पार्ट को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इस पार्ट को हम वाई एक्सिस कहते हैं. दिस इज नोन एज व्हाट, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, वाई एक्सिस. नाउ व्हाट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. हमारे पास दो फैक्टर हैं, प्राइस और क्वांटिटी. क्लियर. अब हमें इस प्राइस और क्वांटिटी में से एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एक्स पे क्या आएगा और वाई पे क्या आएगा. देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे आप लोगों को जनरली देखने को मिलता नहीं है और कोई क्वेश्चन ये पूछता भी नहीं है, लेकिन आई विल डिस्कस अबाउट दिस टू यू कि एक्स एक्सिस पे क्या आता है और वाई एक्सिस पे क्या आता है. देखिए, एक्स एक्सिस पे जो चीज़ आएगी वो जनरली आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगी कि क्वांटिटी को कहाँ लिया जाता है, एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, और प्राइस को कहाँ लिया जाता है, वाई एक्सिस पे लिया जाता है. लेकिन अगर हम इसी ग्राफ को एक दूसरे वे में लेके चलें, अब हम यहाँ अगर प्राइस लें और हम यहाँ अगर क्वांटिटी लें तो क्या फ़र्क पड़ता है. वी विल सी बोथ द ग्राफ्स. पहले हम इस ग्राफ को बनाते हैं, फिर हम इसको बनाते हैं. प्राइस आप लोगों का ये है जो 0 से शुरू हो रहा है. प्राइस है 10, 8, 6 एंड 4. तो 0 से पहले कितना आएगा, उसके बाद 4 आएगा, देन इट्स 6, देन इट 8, देन 10. इस तरह बढ़ेगा प्राइस. क्वांटिटी इस तरफ बढ़ेगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. क्वांटिटी मैक्सिमम कितना है 1600, तो मैक्सिमम क्वांटिटी 1600 मैंने यहाँ ले लिया. देन 1200, देन 1400, देन it's 1400, it's 1200 and this is 1000. क्लियर. नाउ सी, जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो क्वांटिटी कितना था 1000. दिस इज 10 एंड दिस इज 1000. तो इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे. फिर 8 पे कितना था 1200, तो 8 1200, देन 1406, देन 604. इन पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो दैट बिकम्स अ ग्राफ एंड दिस इज डिमांड कर्व. क्लियर टू ऑल. नाउ सी द सेकंड वन. मैंने कहा यहाँ हमने प्राइस लिया, यहाँ क्वांटिटी लिया. अब इसमें को अपोजिट कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्वांटिटी ले रहा हूँ, यहाँ प्राइस ले रहा हूँ. क्लियर टू ऑल. नाउ सी, क्वांटिटी कितना है, पहले 1000, देन 1200, देन 1400, देन 1600.
प्राइस मैक्सिमम कितना है 10, 8, 6 एंड क्लियर टू ऑल. नाउ मैच द कॉलम्स. देखिए 10,000, ये प्राइस 10 है, ये 1000 है, इसको आपस में मिला दीजिए आप लोग. 8 पे कितना है, इसको आपस में मिला दीजिए आप लोग. 6 पे कितना है, इसको मिला दीजिए. 4 पे कितना है, इसको मिला दीजिए. ये जो ग्राफ बनेगा आप लोगों का, दैट इज ऑल्सो डिमांड कर्व. क्लियर टू ऑल. ये भी डिमांड कर्व है और ये भी डिमांड कर्व है, और अगर दोनों को आप लोग देखेंगे ढंग से तो दोनों ही डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड हैं. ये भी नेगेटिवली स्लोप्ड है और ये भी नेगेटिवली स्लोप्ड है. तो कोई फर्क नहीं पड़ा चाहे आपने यहाँ प्राइस लिया, चाहे आपने यहाँ क्वांटिटी लिया, यहाँ क्वांटिटी लिया या यहाँ प्राइस लिया, और फर्क पड़ेगा भी नहीं. थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप लोग, यूजर माइंड, कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच, जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, और हमने अच्छे से पढ़ा था कि इन दोनों चीज़ों के बीच रिलेशनशिप होता है नेगेटिव. तो आप प्राइस को कहीं लीजिए, क्वांटिटी को कहीं लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिमांड कर्व क्या आएगा, नेगेटिवली स्लोप्ड ही आएगा, क्योंकि इनके बीच रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव ही है. लेकिन द पॉइंट इज सर, दोनों ग्राफ तो सही नहीं हो सकते. यू आर एब्सोल्युटली राइट. दिस ग्राफ इज रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट. हालांकि दोनों का शेप सेम है, समझिएगा मेरी बात को, दोनों का शेप बिल्कुल सेम है. इसका स्लोप भी नेगेटिव है, इसका स्लोप भी नेगेटिव है, दोनों का स्लोप बिल्कुल से सेम है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है. आई मेरी बात समझ में, ठीक है. लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये ग्राफ गलत है और ये ग्राफ सही है. ऐसा क्यों है, वाई दिस इज, ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है, देयर इज अ लॉ इन इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी. क्लियर टू ऑल. डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी का लॉ क्या कहता है आप लोगों को? वो लॉ ये कहता है कि जो फैक्टर डिपेंडेंट है वो आएगा एक्स एक्सिस पे, और जो फैक्टर इंडिपेंडेंट है वो किस पे आएगा, वाई एक्सिस. क्लियर. प्राइस और क्वांटिटी में डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है, जस्ट गेट द पॉइंट. क्वांटिटी इज डिपेंडेंट टू प्राइस. जब तक प्राइस में चेंज नहीं आएगा तब तक क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा. दैट्स वाई क्वांटिटी इज डिपेंडेंट टू प्राइस. प्राइस इज इंडिपेंडेंट. दैट्स वाई प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी इज ऑन एक्स एक्सिस. तो दिस ग्राफ इज एब्सोल्युटली राइट. ये ग्राफ सही नहीं है. ये जो लो है जो मैंने आप लोगों को बताया है भी, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी वाला, ये लो आपके हर एक ग्राफ में काम आता है. दैट्स वाई दिस इज नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. ये ग्राफ आप लोगों के इकोनॉमिक्स में बहुत जगह काम आएगा. तो इस लो को समझ के देखिएगा आप लोग. हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ डिपेंडेंट है, जो फैक्टर डिपेंडेंट है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, जो फैक्टर इंडिपेंडेंट है वो हमेशा किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे. क्लियर टू ऑल. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ डिमांड कर्व. Clear to all? So what is demand curve? Very simple definition. A graphical representation of law of demand will be called as what? Demand curve. And what is the slope of demand curve? Slope of demand curve will always be a negatively sloped curve. Downward to the right. Downward to the right. नीचे की तरफ गिरेगा और किस तरफ गिरेगा? दाईं तरफ गिरेगा. Clear to all? This is what all about your demand curve. ठीक है? Next. Now the question arises. सर ये डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड ही क्यों होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों नहीं होता है? तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, रीजंस. बिहाइंड द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. डीसी का मतलब यहां पर डिमांड कर्व से. क्लियर. रीजंस बिहाइंड द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. इसका मतलब क्या है कि डिमांड कर्व का जो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है डिमांड कर्व, डाउनवर्ड टू द राइट होता है, उसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों हमेशा नेगेटिव स्लोप्ड क्यों होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों नहीं होता? देखिए रीजन बहुत सिंपल है. रीजन क्या है? रीजन इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. व्हाट इज रीजन? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? नेगेटिव रिलेशनशिप between price and quantity demanded. As simple as that. Clear? अब इसी रीजन को कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि ये रीजन ही क्यों बनता है डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप का. क्लियर. देखिए कुछ रीजंस इसने बता रखे हैं बुक में आप लोगों के. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Substitution. This is the first reason because of what? Demand curve slopes downward. Now see, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने से पहले आप लोग ये समझिए कि सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या है.
व्हाट इन बाय सब्सटीट्यूट? सब्सटीट्यूट क्या होता है? सब्सटीट्यूट का मतलब वन प्लेस टू अनदर, मतलब ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जिनको आप आपस में बदल के काम में ले सकते हैं, एक की जगह दूसरी चीज़ को काम में लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, हम चाय की जगह कॉफ़ी काम में ले सकते हैं, कॉफ़ी की जगह हम लोग चाय काम में ले सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं, जो सिर्फ कॉफ़ी पीते चाय नहीं पीते हैं, वो बहुत कम संख्या होती है। मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ जो जनरली चाय की जगह कॉफ़ी भी पी लेते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय भी पी लेते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। क्लियर टू ऑल? ठीक है। नाउ सी, दीज आर सब्सटीट्यूट गुड्स। तो व्हाट इन बाय सब्सटीट्यूट गुड्स? द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन वन प्लेस टू अनदर, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, एक की जगह दूसरी वस्तु को काम में ले सकते हैं, एक की जगह दूसरी वस्तु को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर सब्सटीट्यूट गुड्स। इन गुड्स का जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनका इम्पैक्ट क्या आता है वो समझिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सीधे एग्जाम्पल। मान लीजिए टी का प्राइस मार्केट में चल रहा है ₹10, एट द सेम टाइम कॉफ़ी का प्राइस मार्केट में रुपीज़ चल रहा है 10। टी का क्वांटिटी डिमांडेड है 500, कॉफ़ी का क्वांटिटी डिमांडेड है 400। सीधे एग्जाम्पल, वेरी मच केयरफुली। टी का प्राइस अभी भी मार्केट में ₹10 है, क्लियर। कॉफ़ी का प्राइस जो है वो मार्केट में डाउन आके कितना हो गया? ₹9। नाउ सी, टी और कॉफ़ी क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड है एंड कॉफ़ी इज नाउ चीपर देन टी, तो व्हाट विल हैपन इन द मार्केट? जो लोग पहले चाय पी रहे थे वो अब किस में एंटर कर जाएंगे? कॉफ़ी में। वाई? क्योंकि कॉफ़ी इज चीपर देन व्हाट? टी। क्लियर टू ऑल? अब मान लीजिए कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई? 500, क्योंकि कॉफ़ी क्या हो गया? सस्ता हो गया। यहाँ प्राइस सेम था, पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब प्राइस चेंज होगा तभी क्वांटिटी चेंज होगी। बट लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ 100 लोग बढ़ गए हैं, तो यहाँ से 100 लोग क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो 100 लोग पहले चाय पी रहे थे वो अब क्या पीने लग जाएंगे? कॉफ़ी। बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि कॉफ़ी क्या हो चुका है? सस्ता हो चुका है। किसके कंपैरिजन में? टी के कंपैरिजन में। क्लियर टू ऑल? एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट? सी, क्या है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट? इट इज़ वेरी मच सिंपल। इसको अपनी लैंग्वेज में अगर आप बना के लिखेंगे तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटीट्यूशन इफेक्ट? देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है। व्हेन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड, आई एम टेलिंग यू very simply, due to change in price of a good, if the quantity demanded of the substitute good get changes, that will be called as what? Substitution effect. And this is the first reason because of what? Law of demand goes down. समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। इसकी वजह से डिमांड कर्व क्या आता है? डाउन आता है। क्लियर टू ऑल? व्हाट इज द सेकंड रीजन? सेकंड रीजन इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। देखिए इस पॉइंट में बहुत से बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये पॉइंट समझ नहीं आता है। देखिए जनरली लोग क्या समझते हैं इनकम इफेक्ट को? जनरली लोग ये समझते हैं कि इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है? जब प्राइस बढ़ता है, जब इनकम बढ़ता है कंज्यूमर का तो कंज्यूमर डिमांड को बढ़ा देता है, और जब इनकम कम होता है कंज्यूमर का तो कंज्यूमर डिमांड को क्या कर देता है? कम कर देता है। देखिए ऐसा नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो मैं जितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, अगर मेरी इनकम 1,20,000 हो जाएगी तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा खरीदूंगा बटो 20, और अगर कम हो जाएगी तो क्वांटिटी को क्या खरीदूंगा? कम खरीदूंगा। ये होता है इनकम इफेक्ट कुछ बच्चों के हिसाब से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको समझिए आप लोग ढंग से। इनकम इकोनॉमिक्स में 2 टाइप की होती है। नंबर 1 इज मॉनेटरी इनकम, एंड नंबर 2 इज रियल इनकम। इन दोनों का मतलब समझिए आप लोग। मॉनेटरी इनकम क्या होती है, रियल इनकम क्या होती है? मॉनेटरी इनकम वही है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है। क्या होती है मॉनेटरी इनकम? मेरी मंथली इनकम जो मैं कमा रहा हूँ, दिस इज माई मॉनेटरी इनकम। और मेरी इनकम अगर बढ़ेगी तो मैं क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाऊंगा, मेरी इनकम अगर कम होगी तो मैं क्वांटिटी डिमांड को कम करूंगा। क्लियर? यहाँ पर मॉनेटरी इनकम का कोई रिलेशन नहीं है।
इनकम इफेक्ट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू मॉनेटरी इनकम, और हो भी नहीं सकता। ऐसा क्यों है इसको समझ के देखिए आप लोग, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर डिमांड कर्व नेगेटिव नहीं आता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम में, मॉनेटरी इनकम में और डिमांड में रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। कैसे सर? सोच के देखिए, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ा, इनकम कम हुआ, डिमांड कम हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए इसको, इनकम मेरी है 10,000 मॉनेटरी इनकम महीने की, और मैं क्वांटिटी डिमांडेड कितनी करना हूँ उसके अकॉर्डिंग 1000। अगर ये इनकम मेरी बढ़ के कितनी हो जाए 15,000, तो मैं क्या करूँगा? क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बढ़ा के कितना कर दिया इसको 1500। ये मॉनेटरी इनकम की बात है। और अगर इसमें रिलेशनशिप देखेंगे आप लोग दोनों में, तो कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव है। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो तो किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर मॉनेटरी इनकम का तो कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो भी रिलेशन इनकम इफेक्ट में वो किसका है? रियल इनकम का है। अब ये रियल इनकम क्या होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए समझिए इस बात को।